नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारी ये तीसरी क्लास है एडवांस सीरीज में। आज हमारी ये 73rd क्लास है, 73वीं क्लास है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है एडवांस सीरीज के अंदर दोस्तों। ओबीजी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, इसके अलावा रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमने दोस्तों पूरा पढ़ लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ये है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड एटीलैक्टेसिस, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है हमें कि किसी भी क्लाइंट को अगर मान लो सस्पेक्टेड है, उसको एटीलैक्टेसिस हो सकता है। अगर उस क्लाइंट के अंदर एटीलैक्टेसिस देखने को मिलता है तो किस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो स्लो या डीप रेस्पिरेशन, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर मिलेगा, ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ मिलेगा, या डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारी जो डिजीज है दोस्तों उसका नाम है एटीलैक्टेसिस। एटीलैक्टेसिस जो है दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक जो वर्ड है दैट इज एटेल और एक जो वर्ड है दोस्तों दैट इज एक्टेसिस। एक्टेसिस। एटेल जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट। इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। और जो एक्टेसिस जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है डिक्रीज्ड, या इधर लिख लो स्ट्रेचिंग और एक्सपेंड। ठीक है। एक्टेसिस वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज जैसे लंग्स है दोस्तों वो क्या नहीं हो पाते हो, एक्सपेंड नहीं हो पाते हो, या स्ट्रेच नहीं हो पाते हो, या किस प्रकार से नहीं हो पाते हो, इनकम्प्लीट रूप से, इम्परफेक्ट मतलब कंप्लीट रूप से क्या नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, इनकम्प्लीट हो रहा है स्ट्रेचिंग, या इनकम्प्लीट क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सपेंडेशन हो रहा है। किसका एक्सपेंड हो रहे हैं, क्या, लंग्स। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, एटीलैक्टेसिस। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों कि एटीलैक्टेसिस इज द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई भी लिखा हुआ सकता है आपको एग्जाम में, और दोस्तों लंग्स भी लिखा हुआ सकता है। ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण दोस्तों, अभी इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे, कि जो एल्वियोलाई है दोस्तों क्या नहीं हो पाती हो, एक्सपेंड नहीं हो पाती हो। आपको पता है जैसे ही एयर जाती है तो एयर जाते ही जो एल्वियोलाई है दोस्तों वो क्या होती है, एक्सपेंड होती हैं। उसके बाद में वापस से क्या होती है, वो डिफ्लेट हो जाती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर डिफ्लेट हो जाती है। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन दोस्तों मान लो जो एयर है वो नहीं पहुंच पाए, और उसके कारण क्या हो, जो एल्वियोलाई है दोस्तों क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। एल्वियोलाई क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, या फिर क्या नहीं हो पाए दोस्तों, वो इन्फ्लेट नहीं हो पाए। ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इस कंडीशन को हम दोस्तों एटीलैक्टेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों इसका, ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो एल्वियोलाई है इस प्रकार से अगर नॉर्मल होती है तो नॉर्मल में क्या होता है दोस्तों, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज होगा तो ये क्या होती है दोस्तों, इन्फ्लेट हो जाती है। लेकिन कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, एग्जांपल के रूप में देखो, मान लो यहाँ पर म्यूकस प्लग है ना, कितना म्यूकस प्लग हो जाए दोस्तों कि जो एयर है ना वो एल्वियोलाई तक पहुंच ही नहीं पाए, तो पहले से जो एयर यहाँ पर है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये जो एल्वियोलाई है दोस्तों ये क्या हो जाती है, कोलैप्स। देखो यहाँ पर नॉर्मल एल्वियोलाई दे रखी है, और यहाँ पर ये एल्वियोलाई क्या हो गई है दोस्तों, कोलैप्स हो गई है। ठीक है। इस प्रकार डायलेटेड थी ये, और एयर नहीं होगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों, कोलैप्स हो जाती है। तो एल्वियोलाई का यहाँ पर क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। या लंग्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि एल्वियोलाई है वही फॉर्म करती है लंग्स, तो लंग्स को भी हम क्या बोलते हैं कि लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं एयर नहीं पहुंचने के कारण। अब इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, देखो अगर हम इसके कोजेज की बात करें तो जैसे पहला इसका कोज है दोस्तों कि increased mucus secretion that obstruct the airway, जैसे कि हमने इसी में देखा दोस्तों कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन वो ज्यादा हो गया, या म्यूकस भी आ सकता है, यहाँ पर सीक्रेशंस भी लिखा हो सकता है। ठीक है। म्यूकस भी लिखा हो सकता है, या फिर क्या लिखा हो सकता है, सीक्रेशंस भी लिखा हो सकता है, कि जो म्यूकस का जो सीक्रेशन है, या जो फ्लूइड्स जो है दोस्तों उनका सीक्रेशन ज्यादा होने लग जाए, तो उसके कारण क्या होगा कि जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जो एल्वियोलाई है दोस्तों क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, एटीलैक्टेसिस के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के रूप में देख सकते हो आप, जैसे सीओपीडी है। ठीक है। इसके अलावा सीओपीडी के अलावा दोस्तों जैसे कि आपके अस्थमा है, तो इन सब के अंदर ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, फॉरेन बॉडी किसी भी प्रकार से दोस्तों मान लो एयरवे को क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है।
जब फॉरेन बॉडी के कारण एयर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो एयर जब जा रही है वो जो फॉरेन बॉडी है उसको आगे नहीं जाने देगी, तो एल्यूलाई तक नहीं पहुंचेगी, और एल्यूलाई तक नहीं पहुंचेगी तो जो एल्यूलाई वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, कोलैप्स हो जाएंगी। तो इसके कारण भी क्या हो सकती है, एल्यूलाई कोलैप्स हो सकती है। या दोस्तों क्या हो सकता है कि जो एबनॉर्मल डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट, जो आपका जो डायफ्राम है दोस्तों वो एक्सपेंड करवाने के लिए जरूरी होता है। अब एक्सपेंड डायफ्राम जो है दोस्तों वो क्या हो जाए कि वो जो लंग्स है उनको पूरी तरह से क्या नहीं होने दो दोस्तों, एक्सपेंड नहीं होने दे, ठीक है। या मान लो कि डायफ्राम ऊपर की तरफ उड़ जाए, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो जो लंग्स जो है दोस्तों जितनी मात्रा में एक्सपेंड हो सकते हैं उतनी एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, तो जो एयर की जो अमाउंट है वो दोस्तों क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी। तो उसके कारण भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो जैसे कि एसाइटिस, एसाइटिस की कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड है वो भर जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, फ्लूइड ऊपर की तरफ क्या करेगा, डायफ्राम को पुश करेगा, डायफ्राम जो ऊपर की तरफ पुश होगा तब हम एयर लेंगे तो जो लंग्स है दोस्तों क्या नहीं हो पाएंगे, एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, एयर नहीं पहुंच पाएगी, तो जो एल्यूलाई है उनको एयर नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी तो एल्यूलाई क्या हो जाएंगी दोस्तों, कोलैप्स हो जाती हैं। तो उसके कारण भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, दोस्तों मान लो कि जो सर्फेक्टेंट है दैट आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि जो एल्यूलाई है उनको क्या करने के लिए दोस्तों, इन्फ्लेट करने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो सर्फेक्टेंट है दोस्तों उनकी भी अगर कमी हो गई है तो उस कंडीशन के कारण भी ये नहीं हो पाएगा। सेकंड है दोस्तों न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, ये लंग्स हैं, ये प्लूरा है। अब यहां पर दोस्तों अगर प्लूरा के अंदर जो पैराइटल और विसरल जो प्लूरा है उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होगा दोस्तों, कोई भी फ्लूइड भर जाए, ब्लड भर जाए, पस भर जाए, एयर भर जाए, तो उसके कारण क्या होगा कि यहां पर ये जो लंग्स है दोस्तों उनको एक्सपेंड करने के लिए आगे मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आईसीडी पढ़ाऊंगा मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर होता है इसके अंदर। ये जो प्लूरल जो स्पेस है दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है -3 से -5 mm ऑफ Hg होता है, तो आप याद करने के लिए सिर्फ -4 mm ऑफ Hg एवरेज याद रख सकते हो, वैसे होता है -3 to -4 mm ऑफ Hg। अब दोस्तों इतना प्रेशर अगर मान लो इसके अंदर रहता है तो वो क्या होता है, उसके कारण जो लंग्स है वो क्या हो सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर मान लो फ्लूइड भर गया और लंग्स को क्या होना हो, एक्सपेंड होना हो, तो उस कंडीशन के कारण जो लंग्स है दोस्तों क्या नहीं हो पाएंगे, एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। और जब लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे तो जितनी मात्रा के अंदर उसके अंदर एयर जानी चाहिए थी उतनी एयर नहीं पहुंच पाएगी, और जब एयर नहीं पहुंच पाएगी तो एल्यूलाई क्या हो जाएंगी दोस्तों, कोलैप्स हो जाएंगी। तो ये भी इसका क्या हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, ठीक है। या फिर दोस्तों की जो क्लाइंट है वो डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा हो, अनेबल टू डीप ब्रीथ, क्लाइंट किसी भी कारण से दोस्तों डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, किसी भी कारण से अगर मान लो क्लाइंट जो है वो डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो डीप ब्रीथ करेगा तो एक्सपेंड होगा, अब डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, या प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हो, क्लाइंट के मान लो चेस्ट की ट्रॉमा हो गया हो, रिब्स का ब्रेकडाउन हो गया हो, 2 से ज्यादा रिब्स टूट गई हो, फ्लेल चेस्ट हो गया हो, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण भी दोस्तों ये देखने को मिलेगा। तो जो डीप ब्रीथ है वो भी क्या होती है, जरूरी होती है उसके कारण। सेकेंड है लास्ट इसका पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव एटिलेक्टेसिस, जैसे किसी भी पेशेंट की दोस्तों सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद में एटिलेक्टेसिस के डेवलप होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सीमिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है एटिलेक्टेसिस। अगर क्लाइंट को सर्जरी के बाद में अगर उसको हाइपोक्सीमिया हो रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सीमिया हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्लड के अंदर, तो उसका मोस्ट कॉमन जो कोज है दैट इज एटिलेक्टेसिस। वो क्या होता है दोस्तों, एटिलेक्टेसिस होता है। तो सर्जरी के बाद में जो क्लाइंट है दोस्तों वो मान लो क्या नहीं कर पा रहा हो, लंग्स को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, उसके कई सारे रीजन बताए गए हैं, कोई प्रॉपर एक रीजन नहीं है दोस्तों। जैसे कि मान लो कि क्लाइंट जो है वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट रहता है, उसके कारण से प्रॉपर डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों कि जो क्लाइंट उसकी सर्जरी हुई है तो चेस्ट स्प्लिंट होगा, तो उसको मान लो पेन हो रहा है, तो पेन होने के कारण वो क्या करेगा दोस्तों, चेस्ट को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा हो, वो भी इसका क्या हो सकता है दोस्तों, रीजन हो सकता है। तो पोस्ट और इसके अलावा इमोबिलाइजेशन, जो क्लाइंट है दोस्तों सर्जरी के बाद में क्या हो जाता है, इमोबिलाइज्ड हो जाता है। जब भी क्लाइंट इमोबिलाइज्ड होगा दोस्तों जो सीक्रेशन है उनका मूवमेंट नहीं होगा, और सीक्रेशन का मूवमेंट नहीं होगा तो सीक्रेशन क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, और जब सीक्रेशन एक्यूमुलेट होंगे तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, सेम जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इंक्रीज सीक्रेशन। तो इंक्रीज सीक्रेशन के कारण भी ये देखने को आपको मिल सकता है, तो उसके कारण भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना पोस्ट ऑपरेटिव एटिलेक्टेसिस जो है
आपको ये ध्यान रखना है कि सर्जरी के बाद होता है ये, और इसके जो रीजन होते हैं, एनेस्थीसिया हो सकता है, चेस्ट स्प्लिंट हो सकता है, इमोबिलाइजेशन हो सकता है कि क्लाइंट जो मूव नहीं कर पाता है तो एक जगह रुका रहेगा, तो जो सीक्रेशन से दोस्तों को मूवमेंट नहीं होगा तो वो फिल होंगे, वो ब्लॉक करेंगे एयरवे को, और एयरवे को जब ब्लॉक करेंगे तो उसके कारण से जो लंग्स है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये भी इसका क्या होता है, रीजन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में चाहिए आप कम याद कर लेना, लेकिन एक जरूर याद रखना, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। अब आप एक चीज सोचो कि जब दोस्तों ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही है, तो जो ब्रीथिंग जो हो रही है वो नहीं हो पा रही, इनहेल एक्सेल नहीं हो पा रहा, तो जो ब्रीथ जो साउंड है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जरूर ध्यान रखना है एटिलेक्टेसिस का, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा क्लाइंट को क्या होगा, टैकीपीनिया होगा। इसके अलावा सैलो ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। कैसे ब्रीथिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, सैलो ब्रीथिंग देखने को मिलती है, सैलो ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कफिंग होगी, कफिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों, म्यूकस जब जमाव होता है तो उसके कारण क्लाइंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन के कारण क्लाइंट को क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें फीवर भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। हार्ट कॉम्प्रोमाइज करेगा तो हार्ट जो है दोस्तों उसके कारण क्या कोज करेगा, टैकीकार्डिया कोज करेगा। क्या कोज करेगा, टैकीकार्डिया कोज करेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स है दोस्तों वो क्लाइंट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेन इसमें एक जरूर ध्यान रखना, और जो याद होना हो, एटिलेक्टेसिस वर्ड आते ही ये जरूर ध्यान रखना कि जो ब्रीथ जो साउंड होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इसकी डिमिनिश्ड हो जाती है। ब्रीथ साउंड क्या हो जाती है दोस्तों, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड इसमें देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ज्यादा याद नहीं कराऊंगा, सिंपल एक याद रख लेना बस कि एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, बस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आपको क्या क्या कर सकते हो दोस्तों, आप सीक्रेशंस को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, तो वो सब चीजें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। क्या क्या चीजें आप यूज करोगे, एक तो प्रिवेंशन दिखा देता हूं पहले, फिर मैं मैनेजमेंट की बात कर लूंगा। प्रिवेंशन, तो सर्जरी के बाद में आपको क्लाइंट को क्या करना है दोस्तों, अर्ली एम्बुलेशन करना है। अर्ली एम्बुलेशन से क्लाइंट मूवमेंट करेगा तो जो सीक्रेशंस जो होते हैं वो एक जगह जमा नहीं होंगे, और जब सीक्रेशंस एक जगह जमा नहीं होंगे तो उसके कारण से क्या होगा दोस्तों, जो सीक्रेशंस वो जमा नहीं होंगे तो एटिलेक्टेसिस के जो चांसेस है दोस्तों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर हम प्रोमोट करेंगे क्या, डीप ब्रीथिंग को। डीप ब्रीथिंग को क्या करते हैं दोस्तों, प्रोमोट करते हैं, जिसके लिए हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज भी क्या कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो क्लाइंट है दोस्तों, जैसे मान लो कि एम्बुलेट नहीं कर पा रहा है तो कम से कम आप पोजीशन तो चेंज करवा सकते हो ना, तो फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग भी कर सकते हो आप। किसी भी सर्जरी के कारण मान लो क्लाइंट मोबिलाइज नहीं कर सकता तो आप फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग तो कर ही सकते हो ना, हर 2-2 घंटे में पोजीशन चेंज करो उसकी। तो ये सब इसके क्या होंगे दोस्तों, प्रिवेंशन हो सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके मैनेजमेंट की, तो इसके जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या 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 चीजें आएंगी दोस्तों, मेन एक तो अंडरलाइन जो कोजेस है उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। जैसे कि हम थोरेसेंटेसिस कर सकते हैं, जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, थोरेसेंटेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो सीक्रेशंस को निकालने के लिए यहाँ पे हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी वैसे विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है, लेकिन विजुअलाइजेशन के साथ साथ में हम सीक्रेशंस को भी क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट के रूप में काम आ रहा है, न कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के रूप में, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा दोस्तों हम ब्रोंको डायलेटर्स यूज करते हैं, ब्रोंको जो डायलेटर्स है दोस्तों उनका भी क्या किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो सीक्रेशंस हैं उनको और वो करने के लिए कि वो थोड़ी सी लिक्विफाई हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, जो नेबुलाइजर है वो यूज करते हैं, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रमोट करवाते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, जो कि प्रिवेंशन के अंदर भी है और आपके मैनेजमेंट के अंदर भी आएंगे ये एक्सरसाइजेज प्रमोट करते हैं, ठीक है। बस इतना बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, इतना ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ आपको एक तो कंसेप्ट याद होना चाहिए कि भाई होता कैसे है और कैसे कैसे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला दे रखा है इसके अंदर कि स्लो और डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों इसके अंदर स्लो की जगह देखो आप, ज्यादातर जो रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज टैकीपीनिया। तो टैकीपीनिया के अंदर क्या होगा दोस्तों कि रेस्पिरेशन बढ़ेगा नहीं कि कम होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और डीप रेस्पिरेशन तो देखने को नहीं मिलता। कैसा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है इसके अंदर, सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है आपको। क्लाइंट के अंदर सैलो रेस्पिरेशन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ओरल टेम्परेचर मैंने कहा था कि क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, फीवर देखने को मिलेगा। ड्राई इन अनप्रोडक्टिव कफ नहीं होता है, ज्यादातर जो कप जो होता है दोस्तों वो वेट ही होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव कप होता है, लूज कप होता है, वेट लूज कप, ऐसा कप देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ब्रीथ जो साउंड होती है दोस्तों वो क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा।
तो आपको मैंने कहा था कि एक ही सिम्टम याद रखना है मेनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है इसलिए याद करना है, लेकिन मेन एक सिम्टम तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, तो लिख लो एटीलैक्टेसिस में डिमिनिस्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलती है, डिमिनिस्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ए मोटर व्हीकल कोलिजन, मतलब एक्सीडेंट हो गया है गाड़ियों की टक्कर के कारण मान लो, ठीक है, सस्टेन्ड मल्टीपल इंटरनल इंजरी, कई सारी उसको इंजरी हुई है जिसमें उसको थोरेसिक सर्जरी वाज परफॉर्म्ड, उसकी सर्जरी की गई है थोरेसिक सर्जरी उसके लिए। आफ्टर सर्जरी द क्लाइंट हैज 2 चेस्ट ट्यूब अटैच्ड टू क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, एक क्लाइंट है उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी थोरेसिक सर्जरी की, जब सर्जरी से वो वापस आया तो उन्होंने देखा कि उसके 2 चेस्ट ट्यूब क्या है दोस्तों डली हुई हैं। किससे अटैच हुई है वो? क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम से अटैच है। प्लेस एन एक्स ऑन द इमेज ऑन द राइट वेयर द नर्स शुड पाल्पेट टू आइडेंटिफाई वेयर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मोस्ट लाइकली मे अकर। मतलब हमें ये देखना है कि भाई जो क्लाइंट है ना, इस इमेज के अंदर दोस्तों कि जो क्लाइंट है, ये क्वेश्चन वैसे अलग है लेकिन इमेज यही आएगी इसमें ना, ये है और इस क्लाइंट के अंदर क्या हुई है दोस्तों, 2 ट्यूब डली हुई है। अब आपको ये देखना है कि इस क्लाइंट के अंदर दोस्तों कि सबक्यूटेनियस जो एम्फाइसीमा है वो कहां देखने को मिलेगा। मेनली सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, आपको अक्सर एम्फाइसीमा में ये तो पढ़ा ही नहीं, तो वहां पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, वो कोई ऐसा इसका स्पेशल टाइप वहां नहीं होता है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है उसके बारे में हम बिल्कुल समझाता हूं। एक बार दोबारा से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है कि क्लाइंट है दोस्तों, उसका एक्सीडेंट हुआ है, कई सारी उसके चोटें लगी हैं, मल्टीपल इंजरी हुई है। फिर उसके जब वो वहां से आता है तो हमने देखा कि उसके 2 क्या डली हुई है दोस्तों, ट्यूब डली हुई है। ठीक है, 2 ट्यूब डली हुई है उसके, जैसे एक ट्यूब दोस्तों यहाँ पे डली हुई है, ठीक है, और एक ट्यूब दोस्तों इसके लगभग यहाँ पे डली हुई है। तो ये पूछ रहा है कि अब इस पूरे क्लाइंट के अंदर हम कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसी क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कहां देखने को मिलेगा? इस क्वेश्चन को टफ बनाया गया है, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब आपको पता लगेगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ सर इतना टफ क्वेश्चन तो ये नहीं है। चलो बात करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, उसके अंदर बात जिसकी की गई है दैट इज इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, इसको बोलते हैं हम आईसीडी। या सिर्फ क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। इसका एक नाम और है दोस्तों, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्यों है इनके नाम, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों कि इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम, तो मैं इसको समझाता हूं। पहले तो ये समझेंगे कि ये प्रोसीजर किया क्यों जा रहा है, क्या रीजन इस प्रोसीजर के करने के, क्या इसका पर्पज है दोस्तों। सबसे पहली चीज कि ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों, तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम इज डन टू रिमूव एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी। ठीक है, प्लूरल स्पेस भी लिखा सकता है, प्लूरल कैविटी भी लिखा सकता है। कि प्लूरल जो कैविटी है दोस्तों, उससे हम क्या काम करें, उससे हम रिमूव करें किस चीज को, एयर को या फिर फ्लूइड को। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आईसीडी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, आईसीडी के नाम से जानते हैं, या फिर क्लोज्ड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम इसे जानते हैं। चलो देखो, दोस्तों ये लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स के चारों तरफ यहां पर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लूरा के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की प्लूरा होती है, एक बाहर की तरफ होती है दैट इज पैराइटल प्लूरा, और एक अंदर की तरफ होती है दैट इज विसरल प्लूरा। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे।
पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा और विसरल जो प्लूरा है दोस्तों, इन दोनों के बीच में पाई जाती है एक कैविटी जिसे हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं, प्लूरल स्पेस भी बोल देते हैं। ये जो प्लूरल जो कैविटी है दोस्तों, इसका क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो इसका फंक्शन समझना जरूरी है। एक्चुअली में ये जो प्लूरल जो कैविटी है, ठीक है, इधर भी सेम, तो ये प्लूरल जो कैविटी है दोस्तों, ये नेगेटिव प्रेशर बनाती है। क्या करती है दोस्तों? नेगेटिव प्रेशर बनाती है। अब इस नेगेटिव मतलब खींचने वाला प्रेशर, नेगेटिव मतलब अपनी तरफ खींचने वाला प्रेशर है दोस्तों, पॉजिटिव मतलब देने वाला, नेगेटिव मतलब खींचने वाला। अब एक्चुअली में क्या होगा दोस्तों कि जब लंग्स क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, तो लंग्स के एक्सपेंशन के लिए कि लंग्स को क्या मिले? जगह मिले। लंग्स को क्या मिले दोस्तों? जगह मिले। तो इसलिए यहां पर क्या बनाया जाता है? इन प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? नेगेटिव प्रेशर बनाया जाता है। तो जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो उनको क्या मिलेगा दोस्तों? स्पेस मिलेगा, ठीक है, और एक वहां पर नेगेटिव प्रेशर होगा तो वो लंग्स को क्या करेगा दोस्तों? एक्सपेंड करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। जहां इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन बनते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हर एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये एक डेफिनेशन लिखाई है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई क्यों किया जा रहा है ये पर्पज, ये इस प्रोसीजर को करने का पर्पज क्या है? तो फिर वहां पर डायरेक्टली दे रखा है कि भाई बस यही लाइन लिख रखी है कि रिमूव एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। एक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहां से बना हुआ है कि भाई ये क्या काम करता है। तो मेन जो पर्पज है दोस्तों इसका क्या है? अब क्या होगा दोस्तों कि मान लो किसी भी कारण से इस प्लूरल कैविटी के अंदर मान लो कोई भी एयर ज्यादा हो जाए, ठीक है, एयर के अलावा दोस्तों जैसे फ्लूइड जो है वो भर जाए, जैसे कि मान लो पस भर जाए, ठीक है, या फिर दोस्तों ब्लड भर जाए, या और वाटर भर जाए, या फिर दोस्तों जैसे लिम्फेटिक जो फ्लूइड है वो भर जाए, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि नेगेटिव जो प्रेशर है ना, ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। जब नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाएगा तो दोस्तों जो लंग्स है वो क्या नहीं हो पाएंगे? एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, और लंग्स क्या हो जाते हैं दोस्तों? कोलैप्स हो जाते हैं। लंग्स क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रोसीजर इसलिए किया जाता है दोस्तों कि मान लो कि इस कैविटी के अंदर कोई भी चीज भरी हुई है, एयर है, पस है, ब्लड है, वाटर है, लिम्फ है, तो इनको हम वहां से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव करने का क्या फायदा होगा? तो ये क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसका क्या पर्पज है? तो टू क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर। वापस से हम नेगेटिव प्रेशर लाएंगे उसमें, तो टू क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर, कि भाई नेगेटिव प्रेशर वापस से आए, तो टू क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर टू एक्सपेंड द लंग्स, भाई लंग्स को हमें क्या करना है दोस्तों? एक्सपेंड करना है। और लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं दोस्तों? नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं। तो उससे यही इसका क्या होता है दोस्तों? पर्पज होता है। दूसरा क्वेश्चन एक यहां से पूछा गया है ये, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा सिंपल जो छोटे जो एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये भर जाता है तो क्या होता है, ये भर जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मान लो इसके अंदर एयर भर जाए तो एयर को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे? न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानेंगे। तो इसके अगर हम इंडिकेशन पढ़ें कि किस किस में करते हैं तो एक क्या आ गया दोस्तों? न्यूमोथोरैक्स आ गया, भाई न्यूमोथोरैक्स में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पस आ जाए, पस के भरने के कारण हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? पाइलोथोरैक्स के नाम से जानेंगे, पाइलोथोरैक्स में करेंगे, ठीक है। ब्लड भर जाए तो ब्लड के कारण करेंगे, तो दोस्तों से किस नाम से जानेंगे हम? हीमोथोरैक्स के नाम से जानेंगे, हीमोथोरैक्स के नाम से जानेंगे। अगर वाटर भर जाए दोस्तों तो इसको किस नाम जानते हैं हम? हाइड्रोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम जानते हैं? हाइड्रोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक्चुअली में जो वाटर है ये यहाँ पर पस में और वाटर में ये अंतर है दोस्तों कि जो पस जमता है तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण जमता है, और जो वाटर है सिंपल वाटर भी बोल सकता है वो, वहां पर ये भी लिख सकता है दोस्तों कि जो सीरस फ्लूइड होता है वो कैसा फ्लूइड होता है? सीरस फ्लूइड होता है वो, मतलब कि नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड है दोस्तों। ये क्या है? नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। जबकि दोस्तों पाइलोथोरैक्स के अंदर इन्फ्लामेटरी, क्योंकि पस का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्फ्लामेशन के कारण होता है और इन्फेक्शन के कारण होता है, तो वो पस जो बनेगी तो वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण बनेगी, तो वो पाइलोथोरैक्स कहलाएगा, ठीक है। तो वाटर जो है हाइड्रोथोरैक्स एक्चुअली में क्या है दोस्तों? ये सीरस फ्लूइड है। क्या है? सीरस फ्लूइड है। एक है लिम्फ के अंदर आएगा दोस्तों काइलोथोरैक्स। क्या आएगा? काइलोथोरैक्स। तो काइलोथोरैक्स के कारण भी क्या हो सकता है? ये भी इसका क्या है दोस्तों? इंडिकेशन, मतलब करने का। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? तो भाई न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में करेंगे हम, ठीक है, पाइलोथोरैक्स की कंडीशन में करेंगे हम, हीमोथोरैक्स की कंडीशन में करेंगे हम, काइलोथोरैक्स की कंडीशन में करेंगे और हाइड्रोथोरैक्स की कंडीशन में करेंगे। मेन पर्पज क्या है इनको करने का? पर्पज ये है ताकि यहाँ पर जो नेगेटिव प्रेशर है दोस्तों उसको वापस से हम क्या कर सके? क्रिएट कर सके। उससे क्या फायदा होगा? उससे जो लंग्स जो है दोस्तों वो वापस से क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। लंग्स वापस से क्या होते हैं दोस्तों? एक्सपेंड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या की जाती है? भाई चेस्ट ट्यूब यूज की जाती है। क्या इंसर्ट की जाती है दोस्तों? चेस्ट ट्यूब क्या की जाती है? इंसर्ट की जाती है।
अब इस चेस्ट ट्यूब को कहां तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों? इस चेस्ट ट्यूब को जो ये प्लूरल जो कैविटी है उसके अंदर क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, चेस्ट ट्यूब यहां पर डालेंगे और चेस्ट ट्यूब डालकर यहां से जो भी ये चीजें हैं इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, बाहर निकालने का क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। तो उन ट्यूब्स को, जो ट्यूब अटैच की जाती है, उनको अटैच करके हम क्या करते हैं दोस्तों, जो सूचरिंग कर देते हैं, तो वहां पर स्टैब्लिश हो जाती है। फिर उसको बाहर एक ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स हैं दोस्तों, ये क्या है, चेस्ट ट्यूब हैं। ये ट्यूब क्या है दोस्तों, चेस्ट ट्यूब है। अब क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि भाई चेस्ट ट्यूब जब आप डाल रहे हो तो ये चेस्ट ट्यूब डालने की कौन कौन सी साइट होती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि चेस्ट ट्यूब डालने की कौन कौन सी साइट होती है। ठीक है, कहां कहां पर आप चेस्ट ट्यूब को क्या करोगे दोस्तों, इंसर्ट करोगे। तो चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में ये आता है कि भाई जो एयर है उसको निकालने के लिए आप कहां पर वो करोगे, तो एयर जो है दोस्तों वो निकालने के लिए मेनली, तो एयर न्यूमोथोरैक्स के अंदर मेनली सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल जो स्पेस है दोस्तों, वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेकंड एंड थर्ड जो इंटरकोस्टल स्पेस है दोस्तों, वो क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फिर आता है फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड आ जाए, ठीक है, कोई भी क्या आ जाए दोस्तों, फ्लूइड आ जाए, कि फ्लूइड की कंडीशन में कहां पर किया जाता है, तो 7th 8th एंड 9th इंटरकोस्टल जो स्पेस है दोस्तों, वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर बेस ऑफ लंग्स भी लिखा हुआ सकता है। ये नहीं लिखाएगा तो क्या लिखाएगा दोस्तों, बेस ऑफ द लंग्स। बेस ऑफ द लंग्स भी क्या हो सकता है, आपके लिखा हुआ आ सकता है, अगर ये नहीं लिखेगा तो। अब मान लो कि एक ही ऑप्शन हो तो यहां पर मैं सेकंड को प्रायोरिटी दूंगा और यहां पर मैं 7th को प्रायोरिटी दूंगा। वैसे मोस्टली में 8th एंड 9th ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है यहां पर 7th इंटरकोस्टल स्पेस को मोस्ट प्रायोरिटी दोगे और यहां पर सेकंड को। वैसे सेकंड और थर्ड है, 7th 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस है। लेकिन दोस्तों मान लो इनमें से कोई सा ही ऑप्शन में नहीं आया, क्योंकि यहां पर तो दो अलग अलग ट्यूब डाली जा रही है, एयर की और फ्लूइड की। एक सिंगल ट्यूब अगर हम डाल रहे हैं दोस्तों, या फिर ज्यादातर जैसे कोई भी ट्रॉमा हुआ है, किसी भी क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके उस कंडीशन के अंदर हम एक ट्यूब भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में तो दोनों डाल रखी है, तो अगर एक ट्यूब आए और ऑप्शन में ये नहीं दे रखा हो दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना है, भाई एयर वेयर नहीं दे रखा डायरेक्टली और आपके ऑप्शन को आपको दिख ही नहीं रहा, ठीक है, ना एयर दे रखा है ना फ्लूइड दे रखा है, फिर पूछ रहे हैं, तो एक सिंगल ट्यूब अगर जब डाली जाती है दोस्तों, तो वो 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर डाली जाती है। 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस का आप क्या करके आओगे दोस्तों, आंसर करके आओगे। क्या करके आओगे, 4th to 5th, मतलब चौथी और पांचवा जो इंटरकोस्टल स्पेस है दोस्तों, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा और पांचवा जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये जो चेस्ट ट्यूब आप डाल रहे हो, इसको डालने के लिए दोस्तों कौन सी पोजीशन दी जाती है, इस पर भी क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। और ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो इसको थोरेसेंटेसिस जो है दोस्तों, उससे क्या कर देते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं और वो पोजीशन लिख के आ जाते हैं, जबकि ये थोड़ा सा अलग है। मैं थोरेसेंटेसिस जब आपको पढ़ाऊंगा तब और आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी ये देखो कि चेस्ट ट्यूब कुछ समय के लिए डाली जाती है, तो जैसे कि चेस्ट ट्यूब डालने का जो समय होता है लगभग 3 to 5 डेज के लिए डाली जाती है, जबकि थोरेसेंटेसिस क्या है, वन टाइम प्रोसीजर होता है। जब एक बार में आपको क्या निकालना हो, डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक पर्पज से दोस्तों, चेस्ट ट्यूब कभी भी डायग्नोस्टिक पर्पज नहीं होता है, ओनली मेन जो पर्पज होता है उसको क्या होता है, डायग्नोस्टिक नहीं होता है, थेराप्यूटिक होता है। जबकि थोरेसेंटेसिस जो होता है जो दोस्तों, वो मेनली जो इसका पर्पज होता है वो क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, आपका थेराप्यूटिक भी हो सकता है। इसके अलावा थोरेसेंटेसिस सिर्फ एक टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डालकर आप 3 से 5 दिन तक रख रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक बार में प्रोसीजर किया तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जब थोरेसेंटेसिस पढ़ेंगे उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा मैं आपको। अब इसमें वो पोजीशन नहीं लिख के आनी है आपकी, थोरेसेंटेसिस वाली जो पोजीशन है वो गलत हो जाएगी आपकी। तो जो इसकी पोजीशन है दोस्तों, वो कौन सी पोजीशन देंगे, तो हेड को 30 to 60 डिग्री एलिवेट करते हैं। हेड इज एलिवेटेड 30 to 60 डिग्री। इससे क्या होता है कि जो डायफ्राग्मेटिक जो इंजरी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिलता है। ठीक है, तो हेड इज एलिवेटेड 30 to 60 डिग्री। अगर ऑप्शन में ये नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर इसके ये नहीं आया, मान लो हेड इज एलिवेटेड 30 to 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे, फाउलर पोजीशन करके आओगे। क्या करके आओगे दोस्तों, फाउलर पोजीशन करके आओगे। इसके बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, जिस साइड करना है उस अफेक्टेड आर्म को हम क्या करते हैं, एलिवेटेड करते हैं। उस आर्म को क्या करते हैं दोस्तों, एलिवेटेड करते हैं। तो अफेक्टेड क्यों, क्योंकि हमें क्रिएशन करना है, यहां पर ही हम ओपनिंग करेंगे, तो अफेक्टेड आर्म इज एलिवेटेड, बस इतना याद रख लेना, अफेक्टेड आर्म इज एलिवेटेड। ठीक है, जैसे मान लो यहां से निकाला जा रहा है, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन का हम यूज करते हैं यहां पर। ठीक है, तो जैसे इस जगह से निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से हम करेंगे यहां पर स्पेस बनाने के लिए। तो फिर जो पहले तो हम क्या देंगे दोस्तों, 30 to 60 डिग्री हेड को एलिवेट करेंगे, मतलब फाउलर पोजीशन दे दी। और उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, जो जिस साइड से हम कर रहे हैं उस आर्म को पेशेंट के क्या करवाते हैं, एलिवेट करवाते हैं। ठीक है, तो अफेक्टेड जो आर्म है दोस्तों, ओवर शोल्डर क्या की जाती है, एलिवेट की जाती है। तो ये पोजीशन आपको क्या रखनी है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है, इस पोजीशन का क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो पोजीशन है ये आपने दे दी,
इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि भाई चेस्ट ट्यूब जो होती है वो कैसे कैसे ट्यूब होती है, किस किस चीज से बनी हुई होती है, तो थोड़ा सा हम चेस्ट ट्यूब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चेस्ट ट्यूब जो होती है ना दोस्तों, वो कई प्रकार के केमिकल से बन सकती है, जैसे पीवीसी से बन सकती है, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, या सिलिकॉन से भी बन सकती हैं। सिलिकॉन की भी बन नहीं सकती, मतलब बनी हुई होती हैं, ठीक है, या फिर पॉलीएथिलीन की भी बनी हुई होती हैं, पॉलीएथिलीन, ठीक है, पॉलीएथिलीन की, पीवीसी की, सिलिकॉन की क्या होती है दोस्तों, ये बनी हुई रहती है, ठीक है। ये ट्यूब दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, थोड़ी सी घूमी हुई हो सकती हैं तो एंगल्ड, और बिल्कुल घूमी हुई भी हो सकती हैं तो कॉइल्ड। तो 3 प्रकार की ट्यूब होती है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, एंगल्ड भी हो सकती हैं, और कैसे हो सकती हैं दोस्तों आपकी, कॉइल्ड भी हो सकती हैं। किस किस चीज की बनती हैं ये, तो पीवीसी की, सिलिकॉन की, या पॉलीएथिलीन की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों इसका क्वेश्चन, वो आता है इसकी साइज से रिलेटेड, जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा, आप मानोगे नहीं, जो साइज जो होती है वो आज भी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च है वो परफॉर्म की जा रही है कि भाई इसमें कौन सी साइज ज्यादा परफेक्ट रहेगी, लेकिन वो नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि साइज के जो क्वेश्चन है ज्यादातर इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। इसके 6 फ्रेंच से लेकर और 40 फ्रेंच तक हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। 6 to 20 जो फ्रेंच है दोस्तों वो चाइल्ड के अंदर यूज करते हैं मेनली, और 20 to 40 फ्रेंच जो होती है दोस्तों वो हम किसके अंदर यूज करते हैं, मेनली एडल्ट के अंदर यूज करते हैं। अगर इनमें भी पूछे कि मोस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे तो हम तो 28 से लेकर और 32 जो फ्रेंच है दोस्तों, उस साइज की जो चेस्ट ट्यूब है उसको हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। हर चेस्ट ट्यूब के ऊपर दोस्तों, हर चेस्ट ट्यूब के ऊपर एक रेडियो ओपेक लाइन भी होती है। एक क्या होती है, रेडियो ओपेक लाइन होती है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट के अंदर दोस्तों चेस्ट ट्यूब डाल दी गई है, तो आपको ये कंफर्म करना है कि भाई चेस्ट ट्यूब सही जगह पे है या नहीं है, तो आप कौन सा प्रोसीजर करोगे, ठीक है। तो उसमें जो प्रोसीजर किया जाएगा दोस्तों दैट एक्सरे। तो एक्सरे में ये ट्यूब आए तो उसके लिए क्या बनी हुई होती है दोस्तों, एक लाइन बनी हुई होती है उसके ऊपर, जिसे हम रेडियो ओपेक लाइन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया एक बार कि भाई चेस्ट ट्यूब डाल दी, डालने के बाद नर्स क्या करेगी एक्सरे करवाने के बाद, तो अब सारे जो प्लेसमेंट हैं, जो सब कनेक्ट हैं, जो सही तरह से कनेक्ट किए गए हैं नहीं किए गए दोस्तों, उनके बारे में नर्स क्या करेगी, कंफर्म करेगी, ठीक है। क्योंकि अब इस ट्यूब को बाहर थोड़ी निकाल देंगे, वो आगे पढ़ाऊंगा कहां लगाएंगे क्या करेंगे। तो दोस्तों उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। किससे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक चैम्बर से कलेक्ट करते हैं। उसके बारे में भी नेक्स्ट हम उसी के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। तो कौन से टेस्ट के द्वारा करते हैं दोस्तों, एक्सरे के द्वारा करते हैं। वैसे सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन एक्सरे याद रखना है, क्योंकि वो महंगा होता है ना, हर बात पे आप सीटी स्कैन थोड़ी करने लग जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि अब जैसे मान लो ये ट्यूब आपने डाल दी, अब इस ट्यूब को कहां पर कनेक्ट करोगे आप, इस ट्यूब को कहां पर क्या करोगे दोस्तों, कनेक्ट करोगे। तो इसके लिए पूरा एक क्या होता है दोस्तों, सिस्टम होता है। इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। आजकल जो सिस्टम यूज किए जाते हैं दोस्तों, उसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। तो एक पहला चैम्बर, फिर इसके बाद दूसरा चैम्बर, या कंपार्टमेंट भी बोलते हैं इनको, चैम्बर या कंपार्टमेंट, इनको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, चैम्बर या कंपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। पहला जो है दोस्तों चैम्बर, इसे हम ड्रेनेज चैम्बर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, ड्रेनेज चैम्बर या कलेक्शन चैम्बर। दूसरा जो होता है दोस्तों दैट इज, या कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कंपार्टमेंट। दूसरा जो होता है दोस्तों दैट इज वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, या वाटर सील चैम्बर, या वाटर सील कंपार्टमेंट। और तीसरा जो कंपार्टमेंट होता है दैट इज सक्शन कंपार्टमेंट, वैसे हमारी दिव्या मैम ने आपको ये है ना यूट्यूब के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अगर आप चाहो उस वीडियो को भाई मैं अच्छे से टाइम देकर देखूं, इसको और अच्छे से डिटेल में समझूं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज है तो मुझे थोड़ा सा टाइम की लिमिट को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों क्या होगा, पहला जो होता है दोस्तों वो क्या काम करता है, ये ड्रेनेज को लेगा। ये क्या लेगा दोस्तों, ड्रेनेज को लेगा। मतलब यहां से जो भी ड्रेनेज आ रहा है, ड्रेनेज में एयर भी आ सकती है, किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है दोस्तों, फ्लूइड भी आ सकता है, ठीक है, एयर भी आ सकती है या फ्लूइड भी आ सकते हैं, एयर एंड फ्लूइड। अब ये एयर और जो फ्लूइड है दोस्तों वो यहां से निकलेगा और निकलकर यहां पर क्या होगा दोस्तों, कलेक्ट होता जाएगा। अब लेकिन एयर के साथ में एक चीज और आएगी दोस्तों, वो एक चीज जो आती है दोस्तों वो क्या आती है आपकी, वो आती है, सॉरी, जो फ्लूइड है, फ्लूइड तो आ ही रहा है, उसके साथ में एयर भी आएगी। दूसरी चीज क्या आती है, एयर आती है, तो यहां से क्या आएगी दोस्तों, एयर भी आएगी। अब सोचो कि अगर ये एयर है दोस्तों, ये
वापस अंदर भी तो एंटर कर सकती है ना। तो इस एयर के लिए दोस्तों हम क्या काम करते हैं, दूसरा सिस्टम बनाते हैं कि ये वापस से पेशेंट के सिस्टम में क्या न करे दोस्तों, एंट्री न करे, वापस से क्या न करे, पेशेंट के सिस्टम में एंट्री नहीं करे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहां पर एयर वेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एयर वेंट, मतलब इस चैम्बर को दूसरे चैम्बर से क्या करते हैं दोस्तों, हम जोड़ देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ की जो एयर है, इस चैम्बर की एयर है दोस्तों, ये इसको खींचेगा। अब दोस्तों आप अभी भी कह सकते हो दोस्तों कि सर ये एयर क्या सकती है, वापस भी जा सकती है। वापस क्यों नहीं जा सकती दोस्तों, वापस भी जा सकती है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर जो है इसकी तुलना में मान लो ज्यादा है, तो ये यहाँ पर आ गई, लेकिन वापस जाने से रोकने के लिए हम दूसरे सिस्टम के अंदर क्या भरते हैं दोस्तों, वाटर भरते हैं। क्या भरते हैं, वाटर भरते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इसको। जैसे हमने वाटर भर दिया और इस वाटर को क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर दोस्तों ये जो एयर वेंट है इसको क्या करवाते हैं दोस्तों, हम डिप करवाते हैं। इस एयर वेंट को यहाँ पर क्या करवाते हैं, डिप करवाते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 2 सेंटीमीटर याद रखना, रेंज याद रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। 2 सेंटीमीटर इसको हम क्या करवाते हैं दोस्तों, डिप करवाते हैं। अब ये डिप करवाने का क्या फायदा है, क्या है भाई, एयर से वापस जाने के लिए दोस्तों यहां पर कोई वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन अगर ये बने कि आईसीडी के अंदर, ठीक है, जो एयर को प्रिवेंट करने के लिए सिस्टम पाया जाता है, मतलब वॉल्व सिस्टम पाया जाता है, सर्किट सिस्टम पाया जाता है, जो वाटर सिस्टम पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना कि एयर वापस नहीं जाए, इसी के लिए यहां पर क्या भरा जाता है दोस्तों, वाटर भरा जाता है। और इसको 2 सेंटीमीटर क्या किया जाता है, इस ट्यूब को 2 सेंटीमीटर क्या किया जाता है दोस्तों, डिप किया जाता है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं बने, बहुत कम भी नहीं बने, तो उसके लिए हम इसको लगभग 2 सेंटीमीटर पे क्या करते हैं, डिप करते हैं। अब ये वाटर जो होता है ना दोस्तों, वाटर, पानी क्या काम करता है दोस्तों, उसको सील करने का काम करता है। पानी क्या करता है दोस्तों, इसको सील करने का क्या करता है दोस्तों, काम करता है। पानी इसको सील करने का काम करता है, मतलब कि वापस से जो एयर यहां से पानी के अंदर आ गई, तो यहां पर पानी के प्रेशर के कारण वो एयर जो है ना कभी भी वापस नहीं जा पाती है। ठीक है, पानी के प्रेशर के कारण दोस्तों ये जो एयर है जो यहां से इस प्रकार से आई है, ये वापस नहीं आ पाती। तो इसीलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने देखा कि जो इंसर्शन जो हो रहा है वो इंटरकोस्टल स्पेस में हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम बोल दिया। और वाटर सील चैम्बर क्यों कह रहे हैं दोस्तों, कि एयर की बैक एंट्री को वापस रोकने के लिए, एयर की जो एंट्री है दोस्तों वो वापस नहीं हो, उसे रोकने के लिए यहां पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो जो वाटर जो है ना दोस्तों, वो सील का काम करता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो ड्रेनेज जो है ना वो आ नहीं पाता है, पेशेंट जो है ज्यादा डीप ब्रीथ नहीं कर पाता है, पेशेंट ज्यादा डीप ब्रीथ नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि पहले से भी उसको प्रॉब्लम है, और इतनी अमाउंट के अंदर मान लो कि जो ड्रेनेज है वो नहीं आ पा रही है, एयर नहीं आ पा रही है, ड्रेनेज और एयर की अमाउंट कम है और हमें ज्यादा निकालना है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम तीसरे कंपार्टमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सक्शन कंपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो सक्शन कंपार्टमेंट क्या होगा दोस्तों, इस कंपार्टमेंट को हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर ये सक्शन कंपार्टमेंट है तो इसको हम सक्शन मशीन से जोड़ देंगे, तो सक्शन एपरेटस उससे जोड़ देंगे ताकि ये क्या बने, सक्शन बने। और यहां पर एक ट्यूब और डाल देंगे दोस्तों, ताकि उससे क्या होगा कि जो सक्शन है यहां पर इस प्रेशर को क्या करे दोस्तों, जनरेट करे। यहां से ये प्रेशर जनरेट हो, और ये प्रेशर जब जनरेट होगा तो उसके कारण से यहां तक प्रेशर जनरेट हो, उसे एयर, ठीक है, यहां से प्रेशर जनरेट होगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और ये जो एयर और जो ड्रेनेज है दोस्तों उसकी अमाउंट क्या हो, इंक्रीज हो। उस एयर और वाटर की जो एयर जो फ्लूइड जो है उसकी अमाउंट क्या हो दोस्तों, इंक्रीज हो। इसलिए हम इसे किससे जोड़ देते हैं दोस्तों, सक्शन से जोड़ देते हैं। अब यहां पर एक रिस्क रहता है सक्शन से जोड़ने के लिए, एक रिस्क होता है दोस्तों कि सक्शन का जो प्रेशर है ना वो मान लो ज्यादा हो जाए यहां के प्रेशर से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, ट्रॉमा और इंजरी करवा सकता है। लंग्स के अंदर क्या करवा सकता है, ट्रॉमा और इंजरी करवा सकता है। इस सक्शन के कारण ये प्रेशर यहां ज्यादा हो गया, ठीक है, ये प्रेशर ऐसे बनते बनते यहां अगर ज्यादा हुआ तो ये ट्रॉमा और इंजरी करवा सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक ट्यूब और जोड़ेंगे दोस्तों। वो क्या करती है, ये ट्यूब एनवायरमेंट से प्रेशर को क्या बनाती है दोस्तों, बनाती है। एयर एनवायरमेंट से क्या बनाती है, प्रेशर को बनाती है। ठीक है, अब इस ट्यूब को भी दोस्तों हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो प्रेशर तो बनाना है ना, तो इस ट्यूब को भी वाटर के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, डिप किया जाता है। इस ट्यूब को भी वाटर के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, डिप किया जाता है। और यहाँ पर जो वाटर की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और यहाँ पर वाटर की जो अमाउंट होती है वो कितना डिप किया जाता है, 20 सेंटीमीटर तक डिप किया जाता है। जितना ज्यादा डिप करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है सक्शन का। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो इसके लिए अंदर क्या होती है, एनवायरमेंट ट्यूब होती है। क्यों, जैसे सक्शन प्रेशर ने बहुत ज्यादा प्रेशर लिया मान लो इसको खींचने के लिए, तो दोस्तों ये यहां पर ये जो ट्यूब है दोस्तों एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको ले लेती है। उस एटमॉस्फेयर एयर को लेकर क्या करती है, उसको कंट्रोल करने का क्या करती है दोस्तों, कोशिश करती है। जैसे ज्यादा हो गया तो बाहर की तरफ खींचेगी, कम हुआ अंदर की तरफ खींचेगी, तो उस सक्शन को क्या करती है दोस्तों, मेंटेन रखती है। इसलिए ये जो एक ट्यूब है दोस्तों, एक्स्ट्रा ट्यूब, इसमें क्या की जाती है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर
जो प्रेशर है दोस्तों उससे क्वेश्चन आता है कि भाई कितना प्रेशर रखा जाता है, तो -20 से -40 सेंटीमीटर क्या रखा जाता है दोस्तों, प्रेशर रहता है। वाटर की अमाउंट के ऊपर सक्शन का जो प्रेशर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिप करोगे -30 के -30 हो जाएगा, -10 के -10 हो जाएगा। तो -20 से लेकर और -40 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं दोस्तों, हम ये प्रेशर लगाते हैं। अगर पेशेंट दोस्तों उसको फ्लेल चेस्ट हो, इंजरी हो और कोई सी चांसेस हो, तो उस कंडीशन के अंदर सिर्फ हम -10 सेंटीमीटर लगाते हैं। जैसे ज्यादा रिब्स जो है दोस्तों, रिब्स क्या हो गई हैं, रिब्स मान लो इंजर्ड हो रखी हैं, कई सारी रिब्स, मल्टीपल फ्रैक्चर हो रखा है, 2 से ज्यादा रिब 2 से ज्यादा साइड के ऊपर इंजर्ड है, जिसे हम फ्लेल चेस्ट के नाम से जानते हैं, और पेशेंट बिल्कुल ही प्रेशर नहीं बना पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर -10 सेंटीमीटर तक भी क्या ले सकते हैं दोस्तों, प्रेशर ले सकते हैं। -10 सेंटीमीटर तक भी क्या ले सकते हैं दोस्तों, प्रेशर ले सकते हैं। भाई माइनस में तो -40 तो कम हो गया ना, -10 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में -10 सेंटीमीटर भी क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो ये वाटर की जो अमाउंट है दोस्तों, ये डिपेंड करती है कि कितना सक्शन होगा, तो ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं दिमाग में, क्वेश्चन पहला दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर एक ही चैम्बर रह जाता, ये 3-3 चैम्बर की क्या जरूरत थी, यहां पर एयर बना देते। अब यही तो पहली बात सुनो, जब यहां पर ड्रेनेज मान लो अमाउंट 2 सेंटीमीटर ले लिया आपने, इसमें मान लो 2 सेंटीमीटर आप अमाउंट ले लेते दोस्तों, तो ये जो ड्रेनेज है ये इसके अमाउंट को क्या करता रहता, बढ़ाता रहता। और जब ये ड्रेनेज की अमाउंट बढ़ती ना दोस्तों, तो ये जो प्रेशर है वो क्या नहीं रह पाता, मेंटेन नहीं रह पाता। क्यों, हमने 2 सेंटीमीटर डिप कर रखा था, और बढ़ाया 4 सेंटीमीटर हो गया, और पानी और ज्यादा फ्लूइड आया 6 सेंटीमीटर हो गया, तो जो प्रेशर हम चाह रहे थे दोस्तों वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा। तो इसके कारण हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 सिस्टम लगाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर यहां पर डायरेक्टली सक्शन अप्लाई क्यों नहीं किया गया, वही है दोस्तों कि ट्रॉमा और इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट जो सक्शन है ना दोस्तों, ज्यादा प्रेशर करने के कारण जो लंग्स को क्या कर सकता है दोस्तों, इंजर्ड कर सकता है। अब ये नहीं है कि आजकल भी हम ऐसे सिस्टम को यूज करते हैं कि भाई 3-3 हमें ये लेनी पड़ेंगे, 3-3 कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम आता है आजकल, न्यू सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी मशीन होती है, उसी के अंदर तीनों कंपार्टमेंट क्या होते हैं, बने हुए रहते हैं। चलो आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ये मशीन है दोस्तों आपके सामने, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कंपार्टमेंट बने हुए रहते हैं। जैसे ये वाला जो कंपार्टमेंट है दोस्तों, ड्रेनेज का बना हुआ है। भाई जो भी ड्रेनेज आएगा वो ड्रेनेज कलेक्शन हो गया। ये वाटर सील चैम्बर हो गया, इसमें यहाँ पर वाटर क्या हुआ है दोस्तों, भरा हुआ है। और तीसरा जो कंपार्टमेंट है दोस्तों, किसके बने हुए हैं, यहाँ पर सक्शन कंट्रोल का बना हुआ है। यहाँ पर ये सक्शन से क्या कर देते हैं दोस्तों, अटैच कर देते हैं। तो आजकल ऐसे सिस्टम, ये वाली मशीन है, देखो ये इसके अंदर की फोटो है ये, तो इस प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ पर अमाउंट बढ़ती जाएगी, जितना जितना ड्रेनेज आता जाएगा, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं ड्रेनेज को नीचे से, तो जितना जितना ड्रेनेज आएगा दोस्तों वो क्या होती जाएगी, अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ड्रेनेज हो गया, फिर इसके बाद वाटर सील चैम्बर हो गया, और तीसरा यहाँ पर कौन सा हो जाता है दोस्तों, सक्शन वाला हो जाता है। ठीक है, ये वाटर सील हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, सक्शन वाला। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सक्शन कंट्रोल है दोस्तों, उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, इतना आपको वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जो सक्शन कंट्रोल और डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। आजकल जो नए सिस्टम है दोस्तों, ड्राई वाले भी आए हैं, जिनके अंदर वाटर की अमाउंट नहीं होती है। ठीक है, तो वो ड्राई वाले सिस्टम भी क्या किए जा रहे हैं, आजकल यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको इमेज अगर इसमें दिख रही है तो ये देखो, ये वाला जो है दोस्तों, इसके अंदर इस प्रकार से रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, इसको ड्राई सक्शन कंट्रोल रेगुलेटर कहते हैं, जिसके अंदर वाटर है वो नहीं भरा हुआ होता। तो ये चैम्बर वाटर सील चैम्बर हो गया, ये यहाँ पर कलेक्शन चैम्बर हो गया, और ये सक्शन वाला चैम्बर हो गया, लेकिन वो ड्राई होता है। तीसरा यहाँ पर ये वेट वाला है, इसमें कलेक्शन चैम्बर हो गए ये सारे। इसके बाद में यहाँ पर ये वाटर सील चैम्बर हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, सक्शन कंट्रोल चैम्बर, लेकिन इसमें वाटर है, वाटर फील्ड है ये, और ये वाला क्या है दोस्तों, ड्राई है। तो इस प्रकार से अगर आपको एक रेगुलेटर दिखाई दे, जिसमें रेगुलेटर में इस प्रकार से दिखाई दे दोस्तों, तो वो तो कैसा होगा, ड्राई सक्शन कंट्रोल होगा। और अगर सिंपल इस प्रकार से बना रखा है दोस्तों, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा वाटर फील्ड सक्शन कंट्रोल चैम्बर, वाटर फील्ड कंट्रोल सक्शन चैम्बर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए इतना समझाना जरूरी है। ज्यादातर दोस्तों डायरेक्टली ऐसे पूछते नहीं है कि भाई ये इसमें ये ट्यूब कहां से कहां जाएगी, ये क्या ट्यूब है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। लेकिन समझ में तब आएगा जब आपको पता होगा वाटर सील ड्रेनेज होता क्या है, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके। तो दोस्तों क्या होता है कि जब पेशेंट जो दोस्तों वो इंस्पिरेशन करता है, और क्या करता है दोस्तों, एक्सपिरेशन करता है। ठीक है, पेशेंट करेगा इंस्पिरेशन, अंदर की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ छोड़ रहा है। जब पेशेंट अंदर की तरफ खींचता है दोस्तों, तो उस दौरान क्या होता है, यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जो वाटर का जो लेवल है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और जब एक्सप्रेशन करेगा तब क्या जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा। किसका, वाटर सील चैम्बर का। वाटर सील चैम्बर के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा तो ये जो चैम्बर है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ उठेगा, भूल जाओ तो ऐसे करके देख लो, ऊपर की तरफ उठेगा। और जब एक्सप्रेशन करेगा तब ये नीचे की तरफ आएगा। तो ऊपर और नीचे आता है ये चैम्बर। ठीक है, जो वाटर सील चैम्बर का वाटर जो है ना, वो क्या होता है दोस्तों, ऊपर और नीचे आता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये वाटर सील चैम्बर है,
इसके अंदर ये आपने क्या भरा हुआ है दोस्तों, वाटर भरा हुआ है, कितना 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक हमने इसको डिप किया हुआ है। तो जैसे ही पेशेंट क्या करता है, इंस्पिरेशन करेगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो थोड़ा सा लेवल ऐसे दिखेगा कि जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही छोड़ेगा तो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। इसे हम टाइडलिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, टाइडलिंग के नाम से जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम से याद रख लो, टाइडलिंग, टाइडल वॉल्यूम में एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन ही तो होता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, टाइडलिंग के नाम से जानते हैं कि भाई ऊपर और नीचे आना। तो टाइडलिंग भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर ओसिलेशंस भी लिखा हुआ आ सकता है दोस्तों, ठीक है, ओसिलेशंस भी लिखा हुआ आ सकता है, या ओसिलेशन या फिर फ्लक्चुएशन भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा हो सकता है, फ्लक्चुएशन, क्योंकि क्वेश्चन में अंग्रेजी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। इसे हम टाइडलिंग, ओसिलेशन या फ्लक्चुएशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये बनता है दोस्तों कि एक वाटर सील चैम्बर के अंदर अगर आपको टाइडलिंग, ओसिलेशन या जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलती है, तो एक नर्स क्या करेगी, तो नर्स कुछ नहीं करेगी, क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। दूसरा दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर ऐसा देखने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं देखने को मिलता तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन बनते हैं, ठीक है, आपने अभी तक एक ही पढ़ा है, मुझे पता आप एक पे ध्यान रखते हो, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, क्या होगा दोस्तों कि वो जो ट्यूब है ना वो कहीं ना कहीं से क्या हुई है, मुड़ी हुई है, तो किंकिंग हो रखी है, या फिर उसके अंदर क्या हो रखा है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है। किंकिंग या क्या रखा है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है। किंकिंग और क्या रखा है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, ठीक है। तो किंकिंग और ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करती है दोस्तों, ये शो करती है। लेकिन दूसरा एक और होता है दोस्तों कि जब पेशेंट ठीक होने लगता है ना, जब पेशेंट ठीक होने लगता है तो उस दौरान लंग्स क्या होने लग जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। जब लंग्स जो है वो दोस्तों एक्सपेंड होते हैं ना, तो ये शो नहीं होती है, ठीक है, ये ओसिलेशन क्या हो जाता है उसका, बिल्कुल खत्म या कम होता जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये दूसरी किस चीज को शो करेगी कि लंग्स हैज एक्सपेंड, री एक्सपेंड, क्योंकि एक बार खराब हो गए थे वापस से सही हो रहे हैं। तो ये किस चीज को शो करता है दोस्तों, दूसरी चीज कि लंग्स क्या हो गए दोस्तों, री एक्सपेंड। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि लंग्स जो है री एक्सपेंड हो चुके हैं, इसको जानने के लिए नर्स क्या करेगी, तो दोस्तों अस्कल्टेशन करेगी, ठीक है। स्टेथोस्कोप के द्वारा ब्रीथ साउंड जो है दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, तो अस्कल्टेशन किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आया हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया और ये तो 1000 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। किंकिंग और ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये तो हजारों बार आया हुआ है। एक चीज और होती है दोस्तों, जब इंस्पिरेशन और जब एक्सप्रेशन होता है तो जो इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर होता है वो क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, ठीक है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। तो उस इंट्राथोरेसिक प्रेशर के चेंज होने के कारण इस वाटर सील चैम्बर के अंदर ही, इस वाटर सील चैम्बर ये बी वाला, दूसरे वाला ही वाटर सील चैम्बर ही है, इस वाटर सील चैम्बर के अंदर दोस्तों क्या देखने को मिलती है, बबलिंग देखने को मिलती है। जैसे बबल्स बनते हैं ना, वो बबलिंग देखने को मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट बबलिंग। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, इंटरमिटेंट बबलिंग के नाम से जानते हैं। इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है दोस्तों, इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिलती है। अगर पेशेंट को, अगर आप मान लो कोई कहे कि आपको आईसीडी के अंदर भाई इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिल रही है, तो आप नर्स क्या करेगी, तो दोस्तों इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो नर्स है ना वो यहां पर भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये भी क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। और वही चीज दोस्तों, ये बबलिंग मान लो इंटरमिटेंट की जगह लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस हो रही हो, कंटिन्यूअस, तो उस कंडीशन के अंदर आप वही वापस से वही चीजें करोगे दोस्तों कि जो उसका कारण कंटिन्यूस का क्या है कि दोस्तों जो एयर है ना वो क्या हो चुकी है, लीक हो चुकी है। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बन सकते हैं, रीजन पूछेगा तो एयर लीक हो चुकी है, उसका कारण क्या क्या हो सकता है कि ट्यूब जो है दोस्तों क्या हो रही है, किंकिंग हो रही है। वही ट्यूब किंकिंग याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्शन याद रखना है, या फिर दूसरा दोस्तों वही लंग्स का क्या हो चुका है, लंग्स क्या हो चुके हैं दोस्तों, एक्सपेंड हो चुके हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, बस यहां पर याद रखना है कि इंटरमिटेंट क्या होगी दोस्तों, बबलिंग होगी, और यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ओसिलेशंस देखने को मिलेगा। टाइडलिंग, ओसिलेशन या फिर क्या देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, वो भी क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल होता है। तो ये ऐसा भी एक क्या बन सकता है आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। एक क्वेश्चन ये आता है कि कभी भी आईसीडी लगा हुआ होता है तो जो नर्स है ना दोस्तों उसको कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट हमेशा अपने पास रहनी चाहिए, एक क्या चीज हमेशा नर्स को पास रहनी चाहिए। मान लो दोस्तों कि मान लो आईसीडी एकदम से खराब हो जाए, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो डिस्कनेक्ट की कंडीशन में तो आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लो आईसीडी की जो ट्यूबिंग है दोस्तों वो एकदम से क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। मैं जहां जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं सारे बता रहा हूं आपको, तो उसको आप क्या करोगे दोस्तों, कनेक्ट करोगे। लेकिन दूसरा सिस्टम क्या आ गया दोस्तों, दूसरा सिस्टम ये आ गया कि जो ट्यूब, ये जो आईसीडी सिस्टम है ना, ये इसने ही काम करना क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, आपके पास क्या चीज अवेलेबल होनी चाहिए, तो ध्यान रखना आपके पास एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या अवेलेबल होना चाहिए, स्ट्राइल वाटर बोतल, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो नॉर्मल सलाइन बोतल, नॉर्मल सलाइन बोतल, ताकि हम उस ट्यूब को किसमें
डाल देते हैं दोस्तों स्टेराइल वाटर बोतल के अंदर या नॉर्मल सलाइन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ उसने काम करना बंद कर दिया, तो उसको काम करना बंद कर दिया तो उसके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों कि जो एयर है ना वो वापस से क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको कुछ समय के लिए स्टेराइल वाटर बोतल या जो नॉर्मल सलाइन जो बोतल है ना दोस्तों उसके अंदर हम डालते हैं। ठीक है, स्टेराइल वाटर बोतल या नॉर्मल सलाइन जो बोतल है उसके अंदर हम डालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है दोस्तों कि जो आईसीडी है उसको रिमूव किया जाता है, आईसीडी को रिमूव किया जाता है तो कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों वाल्सलवा मैन्यूवर। ठीक है, तो वाल्सलवा जो मैन्यूवर है दोस्तों वो यूज किया जाता है। इसमें क्या करेगा, जो पेशेंट है दोस्तों, जो पेशेंट इंस्पिरेशन करता है उसके बाद में जो ब्रीथ को कुछ समय के लिए क्या करता है, होल्ड रखता है, ब्रीथ को कुछ समय के लिए क्या रखता है दोस्तों, होल्ड रखता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है इसके द्वारा क्या किया जाता है, आईसीडी को क्या किया जाता है दोस्तों, रिमूव किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। एक दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई रिमूव करने के लिए, जब रिमूव के लिए जा रहे हैं तो नर्स के पास रिमूव के दौरान क्या अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके पास पेट्रोलियम जेली, ओक्लूसिव ड्रेसिंग, पेट्रोलियम, इस चीज वहां से ट्यूब को हटा के हम ये जो ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम जेली, ओक्लूसिव ड्रेसिंग, ओक्लूसिव ड्रेसिंग क्या करते हैं दोस्तों, अप्लाई करते हैं। पहले है ना क्लैंपिंग की जाती थी, आजकल है ना इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है दोस्तों कि क्लैंपिंग है ना वो खराब भी हो सकती है। ये कहा जाता है कि अगर मान लो हम ट्यूब को क्लैंप कर दें वहां से, ठीक है, ट्यूब को क्या कर दें, आर्टरी से किसी भी से क्लैंप कर दें, अगर हम इसको क्लैंप कर दें तो उसके कारण क्या देखने को मिल सकता है, तो एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, एयर की जो अमाउंट है ना वो यहाँ बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो ये भी क्वेश्चन आया कि क्लैंपिंग के कारण क्या देखने को मिल सकता है, तो क्लैंपिंग के कारण दोस्तों टेंशन न्यूमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, जो अभी हमने पढ़ा है कि जहां से चेस्ट ट्यूब क्या हुई है दोस्तों, इंसर्ट हुई है। ठीक है, जहां से चेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया है, इंसर्ट किया है, हाँ जहां से हमने चेस्ट ट्यूब को क्या किया, इंसर्ट किया, जैसे यहां से किया है, जैसे यहां से किया, मेन एयर वाली जगह से कई बार यहां से एयर क्या होने लग जाती है दोस्तों, लीक होने लग जाती है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर या अंडर द स्किन, अंडर द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं दोस्तों उससे एयर क्या होने लग जाती है, लीक होने लग जाती है। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। इसलिए उस एम्फाइसीमा से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए मैंने वहां पर एम्फाइसीमा में आपको ये नहीं बताया था। तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज या अंडर द स्किन लीकिंग ऑफ द एयर इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। उसे हम किस नाम जानते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। अब सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को वो देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, पाल्पेशन मेथड यूज करते हैं। हम ऐसे हाथ लगा कर देखेंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं दोस्तों, पाल्पेशन जो मेथड है ना वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। पाल्पेशन मेथड में आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे क्रैकलिंग या क्रैपिटस साउंड सुनाई देती है, क्रैपिटस फील होती है, मतलब क्रैपिटस या कोई चीज क्रैक हो रही हो ना ऐसी, तो क्रैकलिंग। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि अगर मान लो कि चेस्ट ट्यूब इंसर्शन जो साइट है उस जगह से एयर लीक हो रही है तो वो आप कैसे समझोगे, तो उसको कैसे समझा जाता है कि वहां पर हम पाल्पेट करके देखते हैं तो क्या फील होता है हमें, क्रैपिटस या क्रैकलिंग सेंसेशन क्या होते हैं, फील होते हैं, कोई चीज क्या हो रही है, क्रैक हो रही हो। ठीक है, या क्रैपिटस जो सेंसेशन है दोस्तों वो क्या होता है, फील होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। अब देखो भाई एयर का लीक हो रहा है तो कौन सी ट्यूब से एयर लीक होगी, जिससे एयर के लिए जो डाली गई है, तो एयर के लिए जो डाली जाती है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में डाली जाती है। तो ये जो ट्यूब है ना दोस्तों, ये जो ट्यूब है ये जिस जगह से मान लो बाहर आ रही है उस जगह से क्या होगा, उस जगह पर ही क्या होगा दोस्तों, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होने के चांसेस होंगे। क्यों, जैसे ट्यूब जिस जगह से बाहर आ रही है दोस्तों उस जगह पर क्या होगा, एयर क्या होगा, उसके नीचे क्या होगी, लीक होगी। तो इसलिए लगभग इस साइड के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये ट्यूब इधर से बाहर आ रही है तो लगभग दोस्तों जैसे ये ट्यूब मान लो इधर से बाहर आ रही है तो इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। क्यों, जिस जगह से लीक हो रहे बाहर वहां स्किन पे जो एयर है वो क्या हो सकती है दोस्तों, लीक हो सकती है। तो उस जगह पर ही आपको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, उस जगह पर ही सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो देख लो एक बार। मेरे पास थोड़ा सा दोस्तों टाइम की कमी रहती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं फिर टॉपिक है उस पर ज्यादा टाइम हो जाता है, कई सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो ये वाला मैंने बता दिया ये सिस्टम। ठीक है, तो लिखो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में अंडर द स्किन एयर लीक हो जाती है, एयर लीक होने लगती है, एयर लीक होने
लगती है, इसे इसे पाल्पेशन मेथड के द्वारा फील किया जाता है, इसे पाल्पेशन मेथड के द्वारा फील किया जाता है। इसको ना और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं हम, है ना, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए मुझे। मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार आप वीडियो को मेरे कहने से जरूर देखना, है ना। तो पाल्पेशन मेथड के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है दोस्तों, फील किया जाता है, जिसके अंदर क्या फील होता है आपको, क्रेपिटस या क्रैकलिंग साउंड, क्रेपिटस या क्रैकलिंग साउंड क्या होती है दोस्तों, फील होती है, क्रैकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको मिटा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। शायद तो आपको थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, बट मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट इज शॉट इन द चेस्ट ड्यूरिंग ए होल्ड अप एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल। एक क्लाइंट की दोस्तों किसी से लड़ाई हो गई, उसके कारण ऐसे मान लो कि उस क्लाइंट को क्या कर दिया, गोली मार दी चेस्ट के अंदर, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया एम्बुलेंस के द्वारा। इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट चेस्ट ट्यूब आर इंसर्टेड। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस क्लाइंट ने क्या डाली है, चेस्ट ट्यूब डाली है, वन इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड वन एट द बेस ऑफ द लंग्स। मैंने आपको कहा था ना दूसरी ट्यूब क्या तो 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस लिखा हुआ आएगा, या फिर क्या लिखा हुआ आएगा दोस्तों, बेस ऑफ लंग्स में डाली गई है। व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट द ट्यूब इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस टू अकम्प्लिश। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो ट्यूब डाली गई है वो क्यों डाली गई है। अब बताओ, आप लोग खुद बताओ कि भाई सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो ट्यूब डाली जाती है वो क्या काम करती है। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो ट्यूब होती है दोस्तों, रिमूव द एयर दैट इज प्रेजेंट इन इंट्राप्लूरल स्पेस। जो इंट्राप्लूरल जो स्पेस है दोस्तों, उसके अंदर जो एयर होती है उसको क्या करने का काम करती है, रिमूव करने का काम करती है। दूसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा है अभी तक हमारा सही है ये। दूसरा दे रखा है कि ड्रेन करती है सीरो सैंग्विनस फ्लूइड फ्रॉम द इंट्राप्लूरल कंपार्टमेंट। बिल्कुल गलत है ये। इसको करने के लिए हम किस में डालते हैं, बेस ऑफ द लंग्स में डालते हैं, या फिर 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर डालते हैं। थर्ड दे रखा है परमिट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा। नहीं, इसको डालने का जो पर्पज होता है दोस्तों वो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर बनाना होता है, न कि पॉजिटिव प्रेशर। नेक्स्ट, प्रोवाइड एक्सेस फॉर द इंस्टिलेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द प्लूरल स्पेस। ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि प्लूरल स्पेस के अंदर हम क्या डालेंगे, मेडिकेशंस डालेंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो गया आपका, कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में चेस्ट ट्यूब डालने का पर्पज, चेस्ट ट्यूब डालने का पर्पज एयर को रिमूव करना है, एयर को रिमूव करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी से रिलेटेड हुआ तो करवाऊंगा, नहीं तो फिर कल बात करेंगे यार। चलो एक चीज और बता देता हूं, इसी में मैंने बताया नहीं आपको, एक अलग सिस्टम और आता है दोस्तों। इस पूरा अगर मान लो कि बहुत ही कम अमाउंट के अंदर एयर हो या बहुत हल्का ड्रेनेज हो ना के बराबर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हेमलिच वाल्व के नाम से जानते हैं। हेमलिच वाल्व बोलते हैं इसे हम, हेमलिच मैन्यूवर होता है ना, तो हेमलिच ने दिया था, इसे हेमलिच वाल्व या फ्लूटर भी बोलते हैं इसे हम। और किस नाम जानते हैं इसे हम, फ्लूटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, इस सिस्टम को डायरेक्टली इससे यहाँ पर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसमें वॉल्व लगा हुआ रहता है, और ये वाला जो वॉल्व है दोस्तों ये प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। लेकिन ज्यादा ड्रेनेज हो ना उस कंडीशन में यूज नहीं किया जाता। इसमें ड्रेनेज बैग यूज किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेस्ट ट्यूब है उसको कनेक्ट कर इससे कर दिया, हेमलिच वॉल से कर दिया। इसे हेमलिच वॉल को किससे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, ड्रेनेज जो बैग उससे क्या कर देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। कई बार तो जो ड्रेनेज बैग है दोस्तों कनेक्ट भी नहीं किया जाता, अगर ड्रेनेज ना के बराबर बिल्कुल है ही नहीं, तो ड्रेनेज फिर एब्सेंट है, ना के बराबर नहीं एब्सेंट है तो नहीं करते। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हेमलिच वॉल या फ्लूटर के नाम जानते हैं। तो ये इमेज दे सकते हैं आपको, मतलब ऐसी इमेज दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, हेमलिच वाल्व या फ्लूटर है। तो उसमें पूरे कोई कंपार्टमेंट नहीं बने हुए, सीधा सा वाल्व लगा हुआ रहता है जो कि खुलता है और क्या होता है दोस्तों, बंद होता है। बस एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन के द्वारा खुलता है और बंद होता है। हाउ शुड द नर्स monitor for the complication of the subcutaneous emphysema after the insertion of the chest tube। भाई आपको अगर मान लो किसी भी पेशेंट के अंदर सबक्यूटेनियस जो एम्फाइसीमा है उसका कॉम्प्लिकेशन चेक करना है, तो एक नर्स कैसे चेक करेगी। ठीक है, तो पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्शन साइट फॉर क्रेपिटस, बिल्कुल सही है अभी तक।
कि जो पाल्पेशन साइट उसको लिए हम क्रैकलिंग या जो क्रेपिटस है दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, हम उसे असेस करेंगे। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों इसमें कि अस्कल्टेट द ब्रीथ साउंड फॉर क्रैकल्स एंड रोंकी। तो क्रैकल्स और जो रोंकी है दोस्तों वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ज्यादातर ये कंडीशन जो देखने को मिलती है जैसे अस्थमा हो गई, ठीक है, या फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाए, कार्डियक फेलियर हो जाए, तो उसके कारण देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर प्रेजेंस ऑफ ए बैरियल शेप चेस्ट एम्फाइसीमा में देखने को मिलती है, न कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में। कंपेयर द लेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन विद द लेंथ ऑफ एक्सपिरेशन का कोई पर्पस इसका नहीं है। तो कैसे करते हैं दोस्तों हम कि पाल्पेट करते हैं अराउंड द ट्यूब इनसाइड, जहां पे ट्यूब डाली गई है, और उसको किस चीज के लिए असेस करते हैं दोस्तों, क्रेपिटस के लिए क्या कहते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, यहां पर जो इसका जो वो लिखा था ना, सेम वही रैशनल लिख लो आप, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन का। ठीक है, वही लिख लो, ये सेम है। तो आज हमारे 3-4 क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, और लेकिन टॉपिक हमने 2 पढ़ लिए हैं। मेन इलेक्ट्रिसिस पढ़ लिया है और एक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया है। अगली क्लास में फिर से आपसे मिलते हैं। बाकी उसी क्लास में हो सकता है तो मैं आपको बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनको क्या करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। समय की कमी के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।